जो है सबसे पहले हम टेस्ट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लगते हैं कि डिफरेंट है। उसके बाद फिर भी कोई आपकी क्वेरी होगी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले जो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 7 था उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है और इसमें से कुछ लोगों ने शायद इसका आंसर सही कर दिया होगा और कुछ से शायद नहीं हो पाया होगा। तो इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो आपके पास 3 रिएक्शन है। तो यहाँ पे करना ऐसे होता है कि आपको ये देखना होता है कि जो कंडीशन है क्यू वैल्यू के लिए, जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर हम मासेस की बात करें तो जो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है, लेट्स से दिस इज रिएक्शन नंबर फर्स्ट, दिस इज रिएक्शन नंबर सेकंड और दिस इज रिएक्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड वाले का आपको क्यों चाहिए? थर्ड वाले में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि थर्ड वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल ऑन फॉर प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। लेकिन हमें पता है कि जो मास वाला फॉर्मूला है वो न्यूक्लियर मास के लिए ऑलवेज वैलिड है। और अगर न्यूक्लियर मास के लिए ऑलवेज वैलिड है तो हम इनको सबको न्यूक्लियर मास के टर्म्स में पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसे न्यूक्लियर मास में स्टार्ट करेंगे तो जो 1H1 है इसको भी हम प्रोटॉन मान लेंगे। अगर एटॉमिक मास में करना चाहो थर्ड वाले को एटॉमिक मास वाला फॉर्म यूज कर सकते हो, उसमें आप H लिखोगे। तो अब इसे करना क्या है कि जो थर्ड वाली रिएक्शन है इसको बनाना है आपको, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम क्यों कह देंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम फर्स्ट, वहां से 1H3 की वैल्यू निकाली आपने जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड में है। तो 1H3 की वैल्यू निकाली आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, वो हो गई आपकी 1H2 प्लस 1H2। उसके बाद माइनस प्रोटॉन, अगर H को हमने P लिख लिया सबको न्यूक्लियर मास मानते हुए, फिर माइनस 4.031। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो 1H1 और 1H1 है इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से रख दो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू करेंगे फ्रॉम सेकंड, और फ्रॉम सेकंड आपको दिख रही है वैल्यू कितनी है, सेकंड से वैल्यू आपको दिख रही है ये वैल्यू है इसकी। तो अब आपका इक्वेशन होगी 1H3 इज इक्वल टू 2He3 प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.265। ये तो हो गया 1H1, 1H2 प्लस 1H2 की वैल्यू। उसके बाद माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन को आप 1P1 भी कह सकते हो, और फिर माइनस 4.031। अब आप यहाँ पे क्या करो, आपको इक्वेशन नंबर थर्ड बनानी है। अगर इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बनाना है तो आपको 1H3 और 2He3 तो मिल गया है। इसके अंदर बीटा पार्टिकल को इन्वॉल्व करना हो तो बीटा पार्टिकल को इन्वॉल्व कर लो। बीटा हमने ऐड कर दिया, हमने एंटी न्यूट्रिनो ऐड कर दिया। तो अगर इनको ऐड किया है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आपने उतने वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जो आपने ऐड किया। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसके अलावा जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू, उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो क्यू की होगी। तो यहाँ पे हो गया माइनस बीटा माइनस एंटी न्यूट्रिनो। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है न्यूट्रॉन प्लस 3.265 माइनस 1P1 एंड माइनस 4.031। अब आपको मास किसका दे रखा है, न्यूट्रॉन का और हाइड्रोजन एटम का, प्रोटॉन का मास नहीं है। तो हम क्या करें, बीटा पार्टिकल को और प्रोटॉन को अगर हम एक साथ लिखें माइनस बीटा माइनस प्रोटॉन, तो इसको हम बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल को अगर माइनस फॉर्म में लेते हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया ऐड। तो इसको हम एक साथ कह दें हाइड्रोजन एटम। तो अब आपके पास रिएक्शन हो गई 2He3 प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और इसको आपने लिख दिया। और जो न्यूट्रिनो है, जो एक्स्ट्रा आपका न्यूट्रिनो है, इसका मास तो जीरो होता है, तो उसका एक तरह से इक्विवेलेंट एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो अब आपके पास बचा प्लस न्यूट्रॉन प्लस 3.265 माइनस 1H1 फिर माइनस 4.031। अल्टीमेटली क्यू वैल्यू हो गई ये। तो क्यू वैल्यू हो गया आपका मास ऑफ न्यूट्रिनो जीरो, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 1.008665 इंटू 931.5, ये एनयू में है, फिर प्लस 3.265 ये एमयू में है, फिर माइनस 1.007825, ये आपने एच का मास रखा और इसको एटॉमिक उसको एमयू में चेंज कर लिया, फिर माइनस 4.031। इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो कितनी होगी। तो ये अल्टीमेटली निकल के आएगी 0.014646 एमयू। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बनानी है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा हुआ है उसे हमें क्यों कह देना है, और जो गिवन मासेस हैं उनको आपने पुट कर दिया उसकी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये स्टेट्स दे रखी हैं और ए के लिए, और हमें हमसे गामा रे रेडिएशन ट्रांजिशन में टाइप्स ऑफ रेडिएशन पूछा है। तो अगर G 7/2 और P हाफ की बात करें तो इसके G के लिए L की वैल्यू होती है SPDFG,
यानी कि 4। तो इससे जो पैरिटी आ जाएगी वो -1⁴ इवन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन है, ये 7/2 प्लस से हाफ माइनस, क्योंकि p के लिए 1 होती है वैल्यू l की, तो -1⁴ -1 हो गई। तो अल्टीमेटली 7/2 प्लस से हाफ माइनस, इसके लिए पॉसिबल। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे 7/2 और हाफ से, तो सबसे पहले फर्स्ट आपका है 7/2 प्लस से हाफ। यहाँ पे l की वैल्यू आ गई, दोनों जो j है उनका वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 माइनस हाफ टू 7/2 प्लस हाफ। ये वैल्यूज आ रही है आपकी 3 और 4, और यहाँ पे चेंज इन पैरिटी है यस। तो इसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा E4 M4। हमने क्या कहा था E1 M1 यस से स्टार्ट किया था, यस नो नो यस। फिर हमने कहा था E2 M2। कहने का मतलब ये है अगर आपका यस होता है तो फिर ऑड L के लिए इलेक्ट्रिक आएगा, और अगर यस होता है तो इवन L के लिए मैग्नेटिक आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे गलती से E3 लिखा जाएगा, E4 नहीं E3, ये होगा E3 M4। ठीक है, तो E3 M4 इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला आपका है H, तो G के बाद H आएगा, L की वैल्यू 5 होती है, तो ये होगी 11/5 11/2 माइनस से लेके हाफ माइनस। यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 11/2 माइनस हाफ से लेके 11/2 प्लस हाफ 5 6, एंड चेंज इन पैरिटी इज नो। तो जो 5 है अगर नो है और ऑड है, तो उसके लिए मैग्नेटिक आएगा M5, और अगर नो है और इवन है तो E6। तो इससे जो पॉसिबल आंसर होगा वो डी हो जाएगा E3 M4 एंड M5 E6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कि हम टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें जो भी डाउट हो, जिस भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन 3-4 मैं करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो मुझे लगते हैं अलग हैं, और उनके अलावा जो भी और सब तो आसानी थे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 आपके टेस्ट का। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और यहाँ पे अल्फा टी के हैं, तो Pu238 जिसका स्पिन पैरिटी 0+ है, वहां से पॉसिबल अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो डीके होते हैं इनटू वेरियस स्टेट्स ऑफ यूरेनियम 238, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 एंड सो ऑन। और जिन भी स्टेट्स में डीके होते हैं उनकी स्पिन पैरिटी दे रखी है, जहाँ पे PQR वीक जो पैरिटी है वो 413 की है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमसे कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट के लिए कहा है फॉर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 टू बी पॉसिबल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर 0 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो अल्फा 1 आपको कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, अल्फा 1 जो हो रहा है, अगर हम अल्फा 1 की बात करें तो वो हो रहा है 0+ से 0+। उसके लिए L की वैल्यू आएगी 0+ से लेकर 0-0 तक, या 0-0 के मॉड से 0+0, यानी कि L की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद अल्फा 2 आपका आ रहा है 0+ से 2+ तक, तो यहाँ से L की वैल्यू जाएगी 2-0 से लेकर 2+0, 2 आ गई। तो 0 एंड 2 रेस्पेक्टिवली सही, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद Q वाला स्टेटमेंट जो है वो है फॉर अल्फा 3 टू बी पॉसिबल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर अल्फा पार्टिकल इज 4 एंड पैरिटी P इज इवन। तो यहाँ पे अल्फा 3 की अगर बात करें तो अल्फा 3 के लिए हमें दे रखा है 0+ से 4P, तो यहाँ से L की वैल्यू तो आ गई 4-0 से लेके 4+0, यानी कि 4, तो 4 तो सही है। अब अगर हम पैरिटी की बात करें कि पैरिटी 4 करस्पॉन्डिंग क्या होगी, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हम करते हैं कि पैरिटी ऑफ Pu इंटू -1 L ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो कि इस केस में 0 है, L ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डी के रिएक्शन। उसके बाद हो जाएगा पैरिटी ऑफ यूरेनियम का स्टार कह सकते हो, एक्साइटेड स्टेट है, इंटू पैरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि इवन है, इंटू -1 L ऑफ दी प्रोडक्ट्स। अब अगर हम इसको देखें तो इससे कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पैरिटी ऑफ प्लूटोनियम इज इक्वल टू, क्योंकि LR की वैल्यू प्लस LR की वैल्यू 0 है, तो -1 बन जाएगी। ये हो जाएगा पैरिटी ऑफ यूरेनियम स्टार इंटू -1 L ऑफ दी प्रोडक्ट्स। और L ऑफ दी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, 4, हमने 4 निकाला। तो Pu की वैल्यू कितनी आ गई, ये एक्चुअली 0+ है इसका, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4P। तो यहाँ से पैरिटी इसकी तो आ गई +1, इसकी पैरिटी हमें निकालनी है, एक्चुअली इसकी पैरिटी निकालनी है, जो P की वैल्यू वो निकालनी है। और -1 तो -1 इसको बनाता है -1, यानी कि -Pu स्टार हो गया ये। तो Pu स्टार क्या होगा, अगर हमें दोनों तरफ +1 करना है तो Pu स्टार शुड बी इक्वल टू -1, और पैरिटी होनी चाहिए, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इवन, -1 तो प्लस होती है, मैं ये सोच रहा हूँ -1 होती है, वो प्लस होती है, प्लस लिखा होना चाहिए था, तो ये हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो गलती से माइनस लिखा गया, ये हो जाएगा आपका इवन। -1 जो 4 है वो प्लस होना चाहिए, तो मैंने माइनस लिख दिया, तो ये हो जाएगा इवन, तो दिस वुड बी इवन। तो ये इवन आपका करेक्ट है, तो स्टेटमेंट नंबर Q भी करेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर R है अल्फा 4 के लिए, जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 1 हो और Q की वैल्यू इवन। तो अल्फा 4 क्या है आपका, अल्फा 4 अगर हम देखें तो अल्फा 4 है आपका 0+ से लेके
1 Q, यहाँ पे L की वैल्यू तो आ गई आपकी 1, तो ये तो सही है। 1 कैसे आई, 1 माइनस 0 से लेके 1 प्लस 0। अब अगर हम पैरिटी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा पैरिटी ऑफ पी यू शुड बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ यू स्टार इंटू -1 की पावर L, जो कि यहाँ पे है 1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है इवन पैरिटी है, इसको आपको निकालना है और यहाँ पे वैल्यू जाएगी माइनस। अब की बार यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसका मतलब अब की बार जो पैरिटी आएगी पी यू स्टार की वो ऑड आएगी, -1 आएगी ऑड, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है इवन, इसीलिए ये गलत है। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं, जब आप रिवाइज करोगे, एक बार रिवाइज करना इसके सिलेक्शन रूल्स को, हम कह चुके हैं कि अगर आपका एल ऑड है, अगर आपका एल ऑड है तो पैरिटीज जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि ऑड यानी कि पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई की अपोजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑड आएगा, इसीलिए आर गलत है। अगर हम अल्फा 5 की बात करें, अल्फा 5 के लिए 0 प्लस से लेकर 3R, यहाँ भी अगर एल ठीक है, एल ऑड कैसे आएगा, एल की वैल्यू आपकी 3 जाएगी। अगर एल ऑड है तो पैरिटी ऑफ पी यू अगर प्लस है तो पैरिटी ऑफ द डॉटर है वो आपका माइनस आना चाहिए, क्योंकि अगर एल ऑड है तो यहाँ पे ऑड आपका सही लिखा हुआ है, तो एस करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया पी क्यू एन एस, यानी कि ए ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आकांक्षा वीडियो आप ऑफ कर दो, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो आगे बढ़े। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने सिलेक्शन रूल्स का रिवीजन किया होगा, ठीक है, पैरिटी कंजर्वेशन और एंग्लो इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे आपका आर वाला ऑप्शन इसलिए गलत है कि अगर एल की वैल्यू 1 आती है तो क्यू, तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई उनका जो पैरिटी होगी वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पे अगर पेरेंट की प्लस लिखी हुई है तो जो डॉटर है उसका ऑड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इवन लिखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप सब लोग ध्यान से सुनिए, जिनकी भी वीडियो ऑन है वो ऑफ कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका फर्स्ट फॉरबिडन के लिए है। तो फर्स्ट फॉरबिडन आप तभी कर पाओगे जब आप के आर और आर वी के लिए स्पिन पैरिटी निकालोगे। तो अगर हम के आर की बात करें तो के आर में एन की वैल्यू 49 है। अगर एन की वैल्यू 49 है तो हमें पता है 1G 9/2 को अगर फुल्ली फिल कर दे तो 50 मैजिक नंबर होता है। तो 9 के लिए 10 की जगह 9 कर देंगे, एक कम। तो यहाँ से जेपी की वैल्यू हो जाएगी 9/2 प्लस। अगर हम आरबी की बात करें तो आरबी में जो है जेड की वैल्यू 37 है। 37 के लिए हमने कहा था कि 1F 7/2 फुल्ली फिल कर दोगे तो यहाँ 28 मैजिक नंबर होता है। तो इसको 37 बनाने के लिए अब ये अल्टरनेट है, तो एफ के बाद पी आएगा, 2P 3/2 4 32 हो गया। फिर आएगा 1F 5/2, 32 के बाद 5, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस, ठीक है। तो 5/2 आना चाहिए यहाँ पे। तो अब अल्टीमेटली आपके पास है 9/2 प्लस से 5/2 माइनस। यहाँ से अगर आप डेल्टा जे देखोगे तो वो आ जाएगा +-2। इसमें सिंपल डिफरेंस करते हैं, इसमें वेक्टर एडिशन नहीं करते हैं। तो प्लस माइनस ये हो गया और पैरिटी चेंज हो गया आपका, यस। तो फर्स्ट फॉरबिडन में ये फर्मी या गैमा टेलर में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जाएगा आपका, आपने इसको यहाँ से बताया, हाँ, तो गैमा टेलर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गैमा टेलर ओनली। तो फर्स्ट फॉरबिडन बाई गैमा टेलर सिलेक्शन, फर्मी से नहीं होगा। तो 13 का आंसर सी हो गया, बाई गैमा टेलर एंड नॉट बाई फर्मी सिलेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिया आपको। अब आप में से कोई बताए कि कोई क्वेश्चन आपको कराना हो तो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो ज्यादा कठिन थे नहीं मुझे लगता है। आपको कोई करवाना हो तो मुझे बताओ। अब जो है ये बैक स्लाइड ये है। पोटेंशियल बैरियर, एक 6 नंबर और पोटेंशियल बैरियर और 3। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। 3 वाले में तो कुछ भी नहीं है। 3 वाला की पूछ रहे हो तुम, सिंपल जो है फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, ए को कांस्टेंट मानते हुए, उससे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला तो आसान है। थर्ड वाले में आप दोबारा करो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना है, वहां पे जो एन की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 में बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन में बीच में एन है, n-z, तो n को हटा के आप इसको लिख लो a-2z, क्योंकि आपको पूरा एक्सप्रेशन ए और जेड में चाहिए। जब आप ऐसे कर लोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दो, ए को कांस्टेंट कर लो, इक्वल टू 0 कर दो, इससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी पूछा आपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है हमें ग्राउंड स्टेट चाहिए कॉपर का, कॉपर की स्पिन पैरिटी, कॉपर 6429। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 29, एन की वैल्यू कितनी है 35। ये ऑड न्यूक्लियाई है,
अभी 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 करते हैं और को। तो ये ऑड आउट निकले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कॉपर का ग्राउंड स्टेट स्पिन पेरिटी निकालनी है। तो आपने 29 के लिए क्या किया, 29 के लिए आपने कहा 1f 7/2 8, ये तो हो गया 28 मैजिक नंबर। फिर 2p 3/2 अल्टरनेट 2p 3/2 1, तो इससे आ गया jp की वैल्यू 3/2 और lp की वैल्यू 1। हमें दोनों के लिए j और l की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे नॉटिंग रूल लगाना होगा, क्योंकि ये ऑड आउट निकली है, दिस इज ऑड आउट निकली है, तो दोनों को एक्सपेंड करना होगा। 35 के लिए भी हम 1f 7/2 8, 2p 3/2 4, 1f 5/2 3, तो यहाँ से jn की वैल्यू आ गई 5/2 और ln की वैल्यू आ गई 3। चारों को ऐड कर दो नॉर्डिंग रूल से, jp प्लस jn प्लस lp प्लस ln, ये 8 हो जाएगा, ये इवन है। अगर इवन आ गया तो j की वैल्यू आएगी jp माइनस jn। अगर ये ऑड आता तो एडिशन हो जाता, तो ये वैल्यू आ रही है 5/2 माइनस 5/3 कम ऑड, 5/2 कम ऑड, तो ये आ गया आपका, नहीं सॉरी 3/2, 5/2 माइनस 3/2, तो ये हो गया 1। पैरिटी हो जाएगी -1 की पावर ln प्लस lp, जो कि हो जाएगी -1/4, यानी कि प्लस, तो इससे आ जाएगा आपका 1 प्लस, कॉपर का तो हो गया 1 प्लस। उसके बाद इसी में जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ BI 209, तो BI 209 का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे Z = 83 है, मैजिक 1h 11/2, अगर इसको फुल्ली फिल करते हो तो मैजिक नंबर 82 मिलता है। 83 के लिए यहाँ पे जो है सीक्वेंस होगा इस वाले रो में, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 माइनस, ये तो होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, पर हमें चाहिए एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि इससे नेक्स्ट वाला, इसको यानी कि ये वाला जो आपका न्यूक्लियन है वो उससे नेक्स्ट वाले में आएगा। तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका 2f 7/2, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 माइनस फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका क्यू स्टेटमेंट है, मैं केवल क्यू स्टेटमेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे आपने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किया जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 8.9, और जो लेड है, अच्छा इन्होंने, हाँ, और जो लेड है उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी दे रखा है 21.5। हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। इससे दूसरा करना है, इससे दूसरा कौन सा, एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, एक चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं आप। अच्छा यही वाला, तो चल ठीक है, कल ये कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले पूरा कर देते हैं। तो अब इसमें अगर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू आती है 1/4πε0 2e इंटू जेड, यहाँ पे 82 है, अपॉन के अल्फा। अब यहाँ वैल्यू रख दो 1.44 MeV फर्मी, ये हो गया, इंटू 2 इंटू 82, के अल्फा की वैल्यू है 8.9। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ रही है 26.53, ये आएगी। इसका मतलब जो आपको दे रखा है वो गलत है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका क्यू वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, जबकि पी वाला इसके साथ वाला आपका करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके साथ जो पी वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया पी ओनली, ये आंसर हो गया पी ओनली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पोलोनियम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 8.766 MeV काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है, जो पोलोनियम है उसके न्यूक्लियाई से जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 8.766 MeV। आपसे पूछा है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का मतलब क्यू वैल्यू, और साथ में पूछा है बैरियर हाइट। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू वैल्यू हो गई के अल्फा 1 प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई। इसको आप लिख सकते हो के अल्फा 1 प्लस 4 अपॉन ए माइनस 4, या के अल्फा ए अपॉन ए माइनस 4। तो ये हो जाएगा 8.776 दे रखा है, 212 अपॉन 208, इसकी वैल्यू जाएगी 8.945 MeV। तो क्यू की वैल्यू तो ये हो गई। अब अगर बात करें हम बैरियर हाइट की, तो बैरियर हाइट का मतलब यह है कि जब आपका अल्फा डीके हो रहा है यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस से, तो ये जस्ट टच करेगा, जब ये जस्ट टच करेगा तब मैक्सिमम हाइट आएगी आपकी, ठीक है।
तो जब आपका डिस्टेंस r इन दोनों रेडियस के का एडिशन के बराबर होगी तब आपको वैल्यू चाहिए। तो पोटेंशियल बैरियर के लिए सबसे पहले आप r निकालो। r की वैल्यू आएगी r अल्फा, ठीक है, r अल्फा प्लस r ऑफ डॉट न्यूक्लियर। यहाँ हो गया 1.4 वैल्यू दे रखी है आपको r नॉट की, जो जाएगा 4 की पावर 1/3 प्लस 208। ये y का जो मास नंबर होगा उसको यूज करेंगे, ना कि x का, पेरेंट का नहीं करेंगे। r की वैल्यू आ रही है 10.5173 फर्मी, ठीक है। अब यहाँ से पोटेंशियल बैरियर की जो मैक्सिमम हाइट है उसको और कम करना है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू 80e, यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियर है उसका चार्ज अपॉन r। तो ये हो जाएगा 1.44 MeV फर्मी इंटू 2 इंटू 80 अपॉन r, जो हमने अभी निकाला है 5.73। तो ये वैल्यू जाएगी 21.906 या आप कह सकते हो 22 के आसपास। तो इससे आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है द बीटा डी के रिएक्शन, आपका बीटा प्लस डी के रिएक्शन है, बीटा प्लस डी के रिएक्शन है Mg23 Na23 प्लस बीटा प्लस एंड न्यूट्रिनो। एटॉमिक मासेस गिवन है दोनों न्यूक्लियाई के, काइनेटिक एनर्जी बीटा प्लस की गिवन है और काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रिनो की पूछी है। तो आपको पता है कि क्यू वैल्यू क्या होती है, ये तो रेस्ट पे होता ही है, ये ऑलमोस्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो जाएगी। हमने कहा था कि बीटा डी में ऐसा होता है कि डॉटर न्यूक्लियाई का मास एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो क्यू वैल्यू आएगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रिनो पर डिपेंड करेगी। तो आपको अगर न्यूट्रिनो का चाहिए तो वो जाएगी क्यू माइनस के बीटा प्लस। तो सबसे पहले क्यू निकाल लो। क्यू यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखे हैं, तो एटॉमिक मास के टर्म्स में आएगा मास ऑफ Mg माइनस मास ऑफ Na माइनस 2Me इंटू सी स्क्वायर। इनके मासेस आप यहाँ पे रख दो, तो ये आएगा 23.00, पहले Mg 23.0002 माइनस 22.99618 इंटू 931.5 और 2Me के लिए 1.05 कर सकते हो आप। तो यहाँ से क्यू वैल्यू हो जाएगी। तो क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 2.72463 MeV। जब क्यू निकाल लिया तो के ऑफ न्यूट्रिनो निकाल दो, ये हो जाएगा 2.72463 माइनस के बीटा की वैल्यू दे रखी है 1.42, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 1.304 MeV। ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद अब आपने पूछा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक मिनट, इसमें इतने कठिन क्वेश्चन तो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, अभी एक मिनट, यहाँ पे अब क्या बचा, 6 बचा, 15 बचा, और शायद किसी ने 12 पूछ लिया था, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। तो आपको चाहिए क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ CR 5124। तो इसके लिए सबसे पहले J की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे आपके पास है Z इज इक्वल टू 19 नहीं सॉरी, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया, एक मिनट, ये मैंने 5th वाला देख लिया, KR वाला, एक मिनट, क्योंकि यहाँ 24 देखा 19 नहीं हो सकता, यानी कि ये है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये यहाँ पे जाएगा N। तो N की वैल्यू होगी 27। तो 27 के लिए आप क्या करोगे, 1F 7/2 का जब फुल्ली फिल करते हो तो 28 आता है, तो यहाँ पे एक कम कर दो 7, इसका हो जाएगा JP की वैल्यू 7/2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सिंगल होल हो गया, यानी कि 1 लेस देन फुल्ली फिल्ड। तो 1 लेस देन फुल्ली फिल्ड हो गया, तो Q की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो Q की वैल्यू जाएगी विद पॉजिटिव साइन, सिंगल न्यूक्लियन के लिए माइनस, सिंगल होल के लिए प्लस। 3/5 2J - 1 2J + 2 इंटू R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू J की वैल्यू 7/2 रखे, ये आ जाएगा 6/9। उसके बाद R की वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू होती है R0 हो गया 1.2 10⁻⁻⁻15 उसका स्क्वायर, R0 स्क्वायर हो गया, और A की पावर 1/3 का स्क्वायर, A की पावर 2/3। इनको कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी वैल्यू आएगी 7.9214 10⁻⁻30। यहाँ से -28 आप सेपरेट कर दो, तो जो -28 के अलावा बचेगा वो आपका 92 हो जाएगा, यानी कि 0.07921। ये हो गया आंसर आपका डी, ये क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है
ये है, इसमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन लैम्डा नॉट प्लस सिग्मा नॉट। अरे भाई जो मैंने पढ़ाया है वहां पे जाके देखो ना, मैंने वहां लिखवा रखा है सिंगल होल का मतलब क्या है, सिंगल न्यूक्लियन का मतलब क्या है, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और होते हैं मतलब 3 5, तो उसमें एन की वैल्यू रखते हैं, एन वाला फॉर्मूला क्या है उसको जाके देखो। तो जो सिंगल न्यूक्लियन है उसका फॉर्मूला -7 होता है, और यहाँ पे सिंगल होल है, होल का मतलब यहाँ फुल्ली फिल्ड 8 होते हैं, 8 में एक कम, तो 7 फिल किए, उसको सिंगल होल कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला यानी कि आपने यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी फिल करी है, 2J फिल करी है। तो जब सिंगल होल का मतलब एन की वैल्यू 2J, क्योंकि आप 2J + 1 फिल करते हो, एक कम फिल की 2J, तो जे वाले फॉर्मूले एन वाले फॉर्मूले में एन की जगह 2J रख दोगे, तो फॉर्मूला यही आएगा जो यहाँ पे निकाल रहा है। तो उसका रिवीजन करो जो पढ़ाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये है, यहाँ पे रिएक्शन ये दे रखी है। अब इसमें आपसे पूछा है कि अगर थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी T1 है, अगर टारगेट प्रोटॉन है, अगर टारगेट प्रोटॉन है, टारगेट प्रोटॉन है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी T1 कह रहे हैं, अगर टारगेट पाई माइनस है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को T2 कह रहे हैं, और ये जो है केस सेकंड है। तो अब यहाँ पे T1 T2 के जो फॉर्मूले हैं उनमें अंतर क्या है, तो अगर यहाँ पे अगर हम T1 का फॉर्मूला यूज करें तो T1 वाला फॉर्मूला आएगा, T1 का मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड ही है, तो T1 इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट मासेस, मैं फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर रहा हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट मासेस का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रिएक्टेंट्स उनका स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द टारगेट। यहाँ पे मास ऑफ टारगेट कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन। T2 कितना है, T2 तब होगा जब आपका टारगेट जो है वो पाई माइनस होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर विल बी सेम, सिर्फ डिनोमिनेटर में अंतर आएगा जहाँ पे टारगेट चेंज हुआ है, 2 इंटू मास ऑफ पाई माइनस। ठीक है, तो अब इसको जब आप डिवाइड करोगे T1 अपॉन T2 तो आपका न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा m पाई माइनस अपॉन mp, ये बचेगा। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो दे रखी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पाई की वैल्यू दे रखी है 140 और प्रोटॉन की दे रखी है 938। इसको आप जो है सॉल्व कर लो तो आंसर जाएगा 0.149, जिसको 0.15 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा है उसमें युकावा मेसन थ्योरी है। युकावा मेसन थ्योरी में हमने कहा डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू है, डेल्टा टी ई की वैल्यू क्या हो गई, mc स्क्वायर, जहाँ पे m इज द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल। डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, रेंज ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल या रेंज ऑफ द फोर्स अपॉन वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रिक पार्टिकल है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं वापस। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, आप इनकी वैल्यू रख दो इक्वल टू एक्स। निकालना क्या है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है कि अगर रेस्ट मास एक्सचेंज न्यूक्लियन का एक्सचेंज पार्टिकल का पाई 260 MeV है तो हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज आ जाएगी आपकी h/c अपॉन mc स्क्वायर। यहाँ पे h/c की वैल्यू रख दो, तो h/c की वैल्यू मैंने आपको याद कर रखी है 197.3 MeV फर्मी। उसके बाद हमसे कहा है 260 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 260 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.51 MeV/c स्क्वायर। ठीक है, तो ये अभी हमने m की वैल्यू लिखी है 260 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दे रखी है हमें क्वेश्चन में, इसमें सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इससे जो आंसर आएगा वो फर्मी में आएगा और ये हो जाएगा 1.48 फर्मी, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट डिस्कशन। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप अपने आप करके देखना। अब हम वापस एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो है जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने m की वैल्यू रखी है 260 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने 0.51 MeV/c स्क्वायर MeV में रखा। ठीक है, आपको केजी में भी याद है पर हमें MeV में चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर भी MeV में है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा था, मतलब पीडीएफ में लिख दिया था, क्लास में तो ये नहीं लिखा था कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ये ट्राई किए हो, अगर पीडीएफ अपलोड हो गई और देखे हो, नहीं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप करते हैं, जो इसमें से कुछ सर्किट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना है आपकी बुकलेट में पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका आंसर कैसे कैसे निकालेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास मेरी है क्योंकि शायद क्वांटम की क्लास कैंसिल हो गई है, वो उनको कुछ काम था इसलिए, तो नेक्स्ट क्लास मेरी है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास रिएक्शन है,
तो सबसे पहले यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, या सबसे पहले आसान वाला देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे +1 +1 +1 एंड -1, तो दोनों तरफ चार्ज कंजर्व हो रहा है। हमसे पूछा है कौन सा इंट्रैक्स, यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है, वायलेट पूछा है, तो यानी कि ये तो आंसर नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो कंजर्व हो गया। अब अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम में मैंने आपसे क्या कहा था कि दोनों तरफ रिजल्टेंट स्पिन कैलकुलेट करो। अगर दोनों तरफ हाफ इंटीजर आ रहा है तो कंजर्व है, दोनों तरफ इंटीजर आ रहा है तो कंजर्व है, अगर एक तरफ इंटीजर एक तरफ हाफ आ रहा है तो कंजर्व नहीं है। तो यहाँ पे टॉ म्यू ये सभी इलेक्ट्रॉन से सबकी स्पिन हाफ होती है। तो अगर आप तीन आपके पास फर्मियन है, वैसे तो मैंने कहा था दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियन देख लो, यहाँ पे 1 फर्मियन हो गया, यहाँ पे 3 फर्मियन हो गए, तो जो है दोनों तरफ हाफ इंटीजर स्पिन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो मैं ये वाला मेथड इसलिए सही है कि बाई चांस आप किसी पार्टिकल की स्पिन भूल जाओ जो मैंने याद कराई है, तो फिर कैसे होगा, कम से कम इतना तो पता होगा कि ये फर्मी पार्टिकल है बोसोन है। तो यहाँ पे चारों फर्मी पार्टिकल, चारों इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे राइट साइड में तीनों फर्मी पार्टिकल है, तीनों की इंटीजर हाफ इंटीजर स्पिन होगी, तो रिजल्टेंट भी हाफ ही आएगा। कैसे आएगा, हाफ और हाफ का 0 1, फिर 0 का हाफ के साथ हाफ, और फिर 1 का हाफ 3/2। अल्टीमेटली दोनों तरफ अगर हाफ इंटीजर आया तो ये कंजर्व होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बी और डी ऑप्शन में देखो, टॉ नंबर का मतलब क्या है, टॉ नंबर का मतलब यह है कि टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, इसका मतलब है टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर। तो जब आप टॉनिक को कंजर्व करोगे, ये आपके पास रिएक्शन है, तो जब टॉनिक वाले करोगे तो म्योनिक को 0 करोगे, तो यहाँ पे टॉनिक वाला तो -1 हो गया और म्योनिक वाले 0 हो गए, तो आपका टॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर वायलेट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब बी वाला क्या है, तो अब बी वाला एक्चुअली क्या है कि ये कह रहा है टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर। कहने का मतलब यह है कि हम टोटल को कंजर्व नहीं करते हैं, पर इसने कहा है इसलिए कर रहे हैं, यानी कि ये मेथड गलत है कि टोटल कंजर्व करो, हम टोटल को कंजर्व नहीं करते हैं, हमें तीनों को सेपरेटली कंजर्व करना होता है, लेकिन इन्होंने कहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब हम अगर टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर कर रहे हैं तो फिर सबको आप सबकी वैल्यू लिखोगे, तो इसकी वैल्यू लिखोगे आप, ठीक है, नहीं सॉरी मैंने कर दिया, डी तो आंसर हो चुका ना हमारा, क्योंकि डी वायलेट हो चुका है, डी वायलेट हो चुका है तो आंसर तो आ चुका, अब मैं बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर डी हो गया क्योंकि वायलेट हो चुका है। अब बी वाले को देखो, बी वाला कंजर्व हो रहा है क्लियर, तो यहाँ पे हो गया -1, ये -1, ये -1 और ये +1, अगर टोटल किया आपने तो ये कंजर्व है, इसीलिए बी वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ टोटल को कंजर्व आपको अपने आप नहीं करना, इसने कह दिया इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज टोटल को नहीं करते हैं। मैंने जो कंजर्वेशन लॉस कराया, जो टेबल लिखवाई है उसके हिसाब से करना है। नंबर 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉनिक म्योनिक टॉनिक शुड बी कंजर्व सेपरेटली, तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो जो है टॉ नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो क्वेश्चन आसानी है, यहाँ पे पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर बताओ। हमारा ये है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो अगर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करोगे तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, दिस शुड बी 1, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज और देख लो, चार्ज क्या होगा 6 + 0, यहाँ पे 7 + q, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ q, q शुड बी -1। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज -1 हो और इलेक्ट्रॉन नंबर +1 हो और इलेक्ट्रॉनिक वाला हो, म्योनिक और टॉनिक वाला नहीं हो सकता, म्योनिक तो हो नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। इनको बहुत जल्दीबाजी में गलत करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे काफी सारे जो भी उन्होंने लिखा है, शायद 2 स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन लिख दिया है, तो जल्दीबाजी में गलत ना करें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको पूरा इंडिया सही करके आएगा, और अगर आपने इसको भी गलत कर दिया तो फिर आपके चांसेस कम है सिलेक्शन के, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता एग्जाम में, और वो भी गलत कर दिया तो फिर कैसे होगा। तो ये करना है, तो चार्ज आपका -1 होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नंबर +1 हो, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे 2018 में आया, इसका आंसर बताओ, म्यू प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे x, तो सबसे पहले चार्ज देखो कि जो x पार्टिकल है उसका चार्ज कितना होगा, तो चार्ज शुड बी 0, क्योंकि ऑलरेडी कंजर्व 1 हो चुका है, चार्ज शुड बी 0, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए, हालांकि चारों ऑप्शन न्यूट्रल वाले हैं। उसके बाद म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, जब आप म्योनिक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को 0 करोगे, तो ये हो गया -1, 0 + 0, और ये हो गया आपका, तो म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर शुड बी -1। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर जब करोगे तो म्यू वाले को 0 कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑलरेडी कंजर्व है, तो ये 0 हो गया। अल्टीमेटली म्योनिक वाला आंसर होगा जिसका चार्ज 0 है और इलेक्ट्रॉन नंबर -1, तो कौन सा आंसर हो गया, डी हो गया, डी आंसर हो गया, क्योंकि एंटी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनसे कंक्लूजन हो गया, आंसर शुड बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडरिंग बैरियन नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन लॉज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज आर अलाउड। तो इसने क्या कहा है, इसने ये नहीं कहा है कि किस इंटरेक्शन से अलाउड है कि नहीं, इसने केवल बात करी है बैरियन नंबर की और इलेक्ट्रॉन नंबर की, और अगर ये दोनों कंजर्व हो जाएं तो उसको वो अलाउड कह रहा है।
और अगर इनमें से एक भी वायलेट हो रहा है तो उसको वो फॉरबिडन कह रहा है या नॉट अलाउड कह रहा है। ठीक है, तो हमें केवल इन दोनों पे फोकस करना है, बाकी कंजर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे वो रिएक्शन फॉरबिडन भी सही, अगर ये दोनों कंजर हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट आपकी रिएक्शन है, इसमें हम सबसे पहले बैरियो नंबर देते हैं। तो बैरियो में यहाँ 1, यहाँ कितना हो गया, सभी का 0, सभी यहाँ पे पाई तो मैसॉन है और ये आपके इलेक्ट्रॉन है, बैरियन एक भी नहीं है राइट साइड में, तो ये जो है वायलेट हो गया बैरियो नंबर। अगर बैरियो नंबर ही वायलेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन नंबर अगर हो भी रहा हो तो भी जो है नॉट अलाउड है, तो आपकी फर्स्ट इज नॉट अलाउड। ठीक है, फर्स्ट अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व भी हो रहा हो, ये कंजर्व हो रहा है तो, लेकिन बी क्योंकि नहीं है इसलिए नॉट अलाउड। अब दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है ये, यहाँ पे बैरियो नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टिकल बैरियो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैरियो नंबर कंजर्व नहीं है। आप कह दोगे कि बैरियो नहीं है, या तो उसको स्किप कर दो या सबको 0 लिख दो, तो बैरियो नंबर इज कंजर्व। तो अगर बैरियो नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बैरियो नंबर कंजर्व नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक और म्योनिक को अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे -1 +1 इसके लिए 0, ये कंजर्व है, और म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर के लिए ये भी कंजर्व दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों 0 और यहाँ पे -1 यहाँ +1। इसका मतलब आपका आंसर ये सही है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये गेट 2019 में आया। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन सारे आसान है, प्रोवाइडेड जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद हो। अगर ये यही याद नहीं हुई है अब तक तो फिर प्रॉब्लम है, इसको आप रिवाइज करो। अगर अब याद नहीं हुई तो आगे आपको टाइम मिलने वाला भी नहीं। ठीक है, मास एनर्जी कंजर्वेशन कब अप्लाई करना है, जब डीके की रिएक्शन हो और टाइप ऑफ इंटरेक्शन पूछा हो। ठीक है, तब। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट में क्यों नहीं मास एनर्जी अप्लाई किया, क्योंकि उसमें आपसे पूछा है बैरियो नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर, जब केवल इन दोनों की बात करिए तो हम मास एनर्जी को नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी करते हैं फर्स्ट वाली में, क्योंकि वो डी की रिएक्शन। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल बात कर रहा है बैरियो नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। तो यहाँ पे जो अलाउड है वो वाला अलाउड नहीं है जो हमने पढ़ा है। ये कहना चाह रहा है कि बैरियो नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है तो अलाउड है इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेज 40 में क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वार्क कंटेंट तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको स्किप कर दो, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इन द प्रोसेस, तो आपके पास ये प्रोसेस है कंसीडरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस ओनली। तो ये आपको साफ दिख रहा है कि अगर एसोसिएटेड प्रोडक्शन दिख रहा है आपको, एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो ये स्ट्रॉन्ग से आपको लग रहा है, लेकिन चेक हम कंजर्वेशन लॉ से करेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को कंसीडर किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले हमें बात करिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके क्या है, एस के लिए है, I3 के लिए है, और लास्ट में बैरियन के लिए। तो इन तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो पाई माइनस प्लस पी के माइनस प्लस सिग्मा प्लस। यहाँ पे स्ट्रेंजनेस देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेंजनेस की बात करी है। स्ट्रेंजनेस इन दोनों का 0, के माइनस का -1, सिग्मा का -1, तो आपकी स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हुई है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है द प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज डेल्टा एस इज 0, ये गलत हो गया, क्योंकि एस यहाँ पे केवल एस देखना है। ये क्वेश्चन इस तरह का है कि यहाँ पे केवल एस देखना है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एस इज नॉट कंजर्व। अगर बात करें I3 की, तो ये ट्रिपलेट है पाई माइनस अकॉर्डिंग टू चार्ज -1, ये डबलेट है अकॉर्डिंग टू चार्ज +½ ये भी डबलेट है अकॉर्डिंग टू चार्ज -½ ये ट्रिपलेट है अकॉर्डिंग टू चार्ज +½ यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में तो -½ है, राइट साइड में +½ है, तो डेल्टा I3 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी कंजर्व। तो आपका बी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो प्रोसेस इज अलाउड बिकॉज डेल्टा I3 0। थर्ड वाला है द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज डेल्टा S इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा I3 इज नॉट इक्वल टू, तो थर्ड वाला आपको सही हो गया, ये दोनों कंजर्व नहीं है। फोर्थ वाला क्या कहता है, द प्रोसेस इज नॉट अलाउड बिकॉज बैरियो नंबर इज वैलिडेड। बैरियो नंबर क्या वैलिड हो रहा है यहाँ पे, ये देखो 0+1 0+1, तो बैरियो नंबर तो कंजर्व हो रहा है, ये कह रहा है वैलिड हो रहा है, इसलिए डी भी गलत है, तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। which one of the following is फर्मियन। कौन सा पार्टिकल, कौन सा न्यूक्लियाई, कौन सा एटम, कौन सा सिस्टम फर्मियन या बोसोन है, उसके लिए क्या करते हैं। तो कोई भी सिस्टम फर्मियन या बोसोन है, उसके लिए आप स्पिन देखते हो। अगर आपकी टोटल स्पिन हाफ इंटीजर आ गई, हाफ ऑड इंटीजर, तो फर्मियन है। अगर आपकी टोटल स्पिन इंटीजर आ गई तो बोसोन है, आपको फर्मियन देखना है। अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करो तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये न्यूक्लियस है। इसमें फोर फर्मी पार्टिकल हो गए, 4 फर्मियंस हो गए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फर्मियंस इवन है, तो स्पिन क्या हो जाएगी, इंटीजर, और अगर स्पिन इंटीजर हो गई तो सिस्टम क्या हो गया, बोसोन। तो अल्फा पार्टिकल इज बोसोन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियाई है BE7 इसका, तो यहाँ पे 7 ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 आपका ऑड फर्मी पार्टिकल है, ऑड फर्मियन है। अगर ऑड फर्मियन है तो स्पिन आपकी हाफ ऑड इंटीजर हो जाएगी, और अगर ये हाफ ऑड इंटीजर हो गई तो इसका मतलब दिस सिस्टम इज फर्मियन। तो आपका आंसर बी हो गया। और मुझे लगता है क्वांटम में भी शायद आपने ये पढ़ लिया होगा। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन है, और एटम है क्योंकि तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 फर्मियंस है, इवन नंबर ऑफ फर्मियंस है।
इसका मतलब इसकी भी स्पिन इंटीजर होगी और इसलिए ये बोसोन होगा। और ये ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन एक्चुअली ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस होता है 1s2 का और ड्यूटेरियम एटम होता है। तो क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे 2 फर्मियॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ फर्मियॉन्स हैं, इसलिए स्पिन आपकी इंटीजर आएगी और इसलिए ये भी बोसोन होगा। तो आंसर आपका बी आ चुका। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या है, इन SU3 क्वार्क मॉडल, तो SU3 हम अभी बाद में करेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है द ट्रिपलेट ऑफ द मेसॉन्स, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रिपलेट है इनका आइसोस्पिन क्या होगा और स्ट्रेनलेस कितना होगा? क्या आंसर हो गया? गेट 2016। 28 का आंसर क्या होगा बताओ, आप में से कोई बताए? हाँ, तो आप लोग आंसर बता रहे हो बी, ठीक है, सबने बी बताया। तो बी होगा क्योंकि ये ट्रिपलेट है, आइसोस्पिन 1, ट्रिपलेट आइसोस्पिन 1, 2i + 1 = 3, इट इज ट्रिपलेट, अल्टीमेटली i = 1 एंड इट इज नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल। अब उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस आर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सी कंजर्विंग, सी नॉन कंजर्विंग बट सीपी कंजर्विंग, सीपी नॉन कंजर्विंग बट सीपीटी कंजर्विंग, सीपीटी नॉन कंजर्विंग, क्या आंसर हो गया? तो यहाँ पे आपके डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी आ चुका, उसके बाद सी ऑप्शन भी है एक, उसके बाद शायद ए ऑप्शन भी है, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन आए फिलहाल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने आपको क्या याद कराया था, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो ऑल 16 आर कंजर्विंग, ऑल 16 आर कंजर्व। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो एक्सेप्ट आइसोस्पिन, ऑल 15 आर कंजर्व। तो क्योंकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है तो बहुत आसान है, सभी कंजर्व होने चाहिए एक्सेप्ट आइसोस्पिन। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी कंजर्विंग, सी कंजर्व होगा क्योंकि सभी 15 कंजर्व होंगे एक्सेप्ट आइसोस्पिन। तो यहाँ पे जो लिखा है सीपी नॉन कंजर्विंग ये गलत है, जहाँ पे लिखा सीपीटी नॉन कंजर्विंग ये गलत है, जहाँ पे लिखा सी नॉन कंजर्विंग ये गलत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आइसोस्पिन के अलावा सभी 15 कंजर्व होते हैं। अगर ये क्वेश्चन वीक का होता तब हम सोचते हो कि वीक में काफी सारे नो हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। और फिर भी आप में से काफी लोग गलत कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप रिवीजन करो जो टेबल है उसका। अब आपको क्या करना है, अब हम नेट के क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने, अभी तक हम गेट कर रहे थे। तो ये है पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 4, द डोमिनेंट इंटरेक्शंस अंडरलाइंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस। यहाँ पे फोकस करना जो मैं कहने वाला हूँ। यहाँ पे आपके पास 3 रिएक्शन है और जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में फॉरबिडन नहीं है, नो फॉरबिडन ऑप्शन इन ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन में फॉरबिडन नहीं है इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन किसी ना किसी इंटरेक्शन से हो ही रही है और ये फॉरबिडन वाली रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब आप फर्स्ट 8 कंजर्वेशन लॉज को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट 8 को स्किप कर दोगे तो आपको टाइम बचेगा एग्जाम में। 3 रिएक्शंस के लिए अगर 8 करोगे तो टाइम जाएगा, चाहे भले 2-3 मिनट जाए, पर टाइम तो इंपॉर्टेंट है वो। इसलिए क्योंकि यहाँ फॉरबिडन की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप फर्स्ट 8 को स्किप कर दो, ये मानते हो कि फर्स्ट 8 तो होंगे ही क्योंकि रिएक्शन पॉसिबल है। तो अब आप नंबर 9 से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी ए वाली है ये कैसी आपको नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में से? पॉइंट्स टू रिमेंबर से, यहाँ पे रिएक्शन है नॉन स्ट्रेंज और स्ट्रेंज पार्टिकल का रिएक्शन है। तो आपको पहली वाली स्ट्रॉन्ग से नजर आ रही है, पॉइंट्स टू रिमेंबर से। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप कंजर्वेशन लॉस से कंजर्वेशन लॉस अप्लाई करके देखो। तो स्ट्रेंजनेस आप नंबर 9 का है, नंबर 9 है स्ट्रेंजनेस, -1 + 0 -1 + 0, इट इज कंजर्व्ड। I3 ये -½ डबलेट है, +½ डबलेट है, ट्रिपलेट -1 अकॉर्डिंग टू चार्ज, ट्रिपलेट +1 अकॉर्डिंग टू चार्ज, कंजर्व। I यहाँ पे I जब करोगे तो ये डबलेट, ये डबलेट, ये ट्रिपलेट, दोनों का वेक्टर एडिशन 0 1, दोनों का वेक्टर एडिशन 0 1 2, एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन है। इसका मतलब कंजर्व, I इज कंजर्व। अगर I कंजर्व तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में मैंने क्या कहा था, अगर एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, हालांकि ये एग्जांपल में पहले कर चुका हूं, अगर एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स है तो डू नॉट कंजर्व I3 तक कंजर्व करो, डू नॉट कंजर्व I, तो I3 तक करो। तो आप नंबर 9 कर रहे हो पहले स्ट्रेंजनेस, तो ये हो गया 0 + 0 -1 + 1 कंजर्व। फिर I3 इलेक्ट्रॉन्स का होता नहीं है, ये डबलेट है, -½ +½ I को करना नहीं है, I को बिना करे कह देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर I3 कंजर्व नहीं होता तो वीक, I3 कंजर्व है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद डी जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या नजर आ रहा है आपको? सी क्या, कौन सा इंटरेक्शन हो सकता है? सी वाले का आंसर बताओ, सी वाला कौन सा इंटरेक्शन नजर आ रहा है? तो सी वाला वीक हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है, डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है तो ये वीक से होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करो, आप नंबर 9 स्ट्रेंजनेस कंजर्व करो। तो आपने जब स्ट्रेंजनेस कंजर्व की तो ये आ गया -1, ये होगा 0 0। अगर आपका डेल्टा एस का मॉड 1 आ जाए तो कंक्लूड कर दो स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व, 1 है तो वीक हो गया। अगर 1 भी नहीं होता, मान लो 2 3 होता तो भी फॉरबिडन होता। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए का स्ट्रॉन्ग, बी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी का वीक, ये ऑप्शन हो गया। अब हम आगे चलते हैं, पेज 45, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फोर प्रोसेसेस। यहाँ पे चारों डीके की रिएक्शन है, which of the above is are forbidden for free particles। ये पार्टिकल्स फ्री है, और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि अगर वो फ्री ना भी लिखता तो भी इन जनरल हम फ्री मानेंगे।
ये मत मानो कि वो फ्री, ठीक है। और इन जनरल ये रेस्ट पे डीके हो रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब पहले वाला जो ऑप्शन है, ये बताओ पहले वाला ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं है? हमें हमें चाहिए यहाँ पे फॉरबिडन। पहले वाला जो ऑप्शन है, जो पहला जो वन है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके, तो वो नहीं है। मैंने कहा था फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके इनटू एनी पार्टिकल। फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके। क्यों? सिंस इट्स लाइफ टाइम इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो कभी भी डीके नहीं होगा। और वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखो तो मास एनर्जी कंजर्व नहीं है। अगर गलती से आपने ये वाला कंसेप्ट नहीं किया तो आप इसे मास एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो तो भी नहीं है। हमने कहा था डीके में मास ऑफ द प्रोटॉन शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, तो ये वैसे भी गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का मास कम भी होता तो भी नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन कभी डीके नहीं होगा। तो ये मास एनर्जी यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं। अल्टीमेटली फर्स्ट इज फॉरबिडन। आपसे पूछा कौन कौन से फॉरबिडन है, तो फर्स्ट तो फॉरबिडन हो गया। अब जो है आप सेकंड बताओ। सेकंड वाला आपको, सेकंड वाले में आपको लग रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं, बताओ। तो सेकंड वाले में क्या क्या चीज कंजर्व नहीं है? बैरियन नंबर तो कंजर्व है, मास कंजर्व नहीं, वो सॉरी चार्ज कंजर्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं है। बैरियन नंबर तो उसमें कंजर्व है, चार्ज नहीं है यहाँ पे जीरो, जबकि यहाँ पे 1+1 है, तो इट इज नॉट कंजर्व। तो चार्ज ही कंजर्व नहीं है तो ये भी फॉरबिडन हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली ये आपका फॉरबिडन हो गया। आपसे फॉरबिडन ही पूछा है, आपसे फॉरबिडन ही पूछा है। ठीक है, और बी भी फॉरबिडन हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला पॉसिबल है कि नहीं? पाई प्लस ई प्लस प्लस 2 टी नो। यहाँ पे जो है मास एनर्जी कंजर्व है, इसका मास 140 के आसपास होता है, ये जो है 0.51 इससे ज्यादा है। लीनियर मोमेंटम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स बनने चाहिए, वो यहाँ पे बन रहा है। एंगुलर मोमेंटम, इसका स्पिन 0 होती है, इनकी स्पिन हाफ और हाफ से इंटीजर आ जाएगा, तो दोनों तरफ इंटीजर हो गए, कंजर्व। उसके बाद बैरियन इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन नंबर 0 -1 +1 कंजर्व। ठीक है, उसके बाद स्पिन स्ट्रेंजनेस इसमें है नहीं, थर्ड कंपोनेंट 1 0 0, थर्ड कंपोनेंट इज नॉट कंजर्व। तो क्या हो जाएगा, ये वीक इंटरेक्शन हो जाएगा। वैसे भी वीक इसलिए है कि यहाँ पे न्यूट्रिनो इन्वॉल्व है। थर्ड वाला तो पॉसिबल है, और फोर्थ वाला भी पॉसिबल है। ये बार बार रिएक्शन आपको दिख रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होती है, ये भी पॉसिबल है। तो यानी कि आपका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, जो दोनों फॉरबिडन है। इसमें आप कंजर्वेशन लॉज लगा लेना, फोर्थ वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा, और आई को कंजर्व नहीं करना क्योंकि इसमें फोटोन है, I3 तक करना है। जब आप I3 करोगे तो I3 तक यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा। आई को कंजर्व नहीं करना क्योंकि इसमें फोटोन है। तो ये हो गया इसका आंसर डी, 1 और 2 आर फॉरबिडन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ये जून 2015, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 30। द रिएक्शन दिस कैन नॉट प्रोसीड वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिकॉज इट वायलेट्स। ये इसने कहा ये स्ट्रॉन्ग से नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग से नहीं हो रही क्योंकि ये वायलेट करती है। तो अब इसमें जो है 4 ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, बैरियन नंबर। तो सबसे पहले आसान वाले यहाँ पे करेंगे। बैक स्लाइड है। तो आपके पास ये रिएक्शन है, अब यहाँ फोकस करना। तो सबसे पहले यहाँ देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा यहाँ पर, जितना अगर आपके किसी रिएक्शन में न्यूक्लियाई भी है और पार्टिकल भी है, तो न्यूक्लियाई के लिए जितना एटॉमिक नंबर उतना ही चार्ज, तो चार्ज इज कंजर्व। तो आपका बी ऑप्शन नहीं है। बैरियन नंबर के लिए हमने कहा मास नंबर जो है वही बैरियन नंबर, पाई नॉट इज नॉट बैरियन, बैरियन नंबर भी कंजर्व है, ये भी ऑप्शन नहीं। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने कहा था स्पिन देखनी है। स्पिन कैसे देखोगे, 1d2 जो है, 1d2 में जो है आपका मास नंबर इवन है, मास नंबर इवन है। अगर मास नंबर इवन है तो आपकी जो स्पिन होगी वो भी इंटीजर होगी, तो यहाँ पे इंटीजर स्पिन, 1d2 इसकी भी इंटीजर स्पिन। इसका मतलब इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो इंटीजर स्पिन आ जाएगी आपकी रिएक्टेंट्स की। यहाँ प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ भी इंटीजर स्पिन है हीलियम की, क्योंकि ये इसमें भी मास नंबर इवन है। पाई नॉट की स्पिन आपको पता है 0 होती है, पाई नॉट की स्पिन 0 होती है, तो इन दोनों से भी इंटीजर स्पिन। अगर दोनों तरफ इंटीजर स्पिन आ गई तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये भी कंजर्व है। तो अब आइसोस्पिन की बात करें, अब यहाँ फोकस करना, मैं फिर से कह रहा हूँ और मैं बार बार कह चुका हूँ, जब भी ऑप्शन में आइसोस्पिन आए
आपको आइसोस्पिन नहीं करना है कंजर्व, आपको I3 करना है पहले। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका, मैंने उसमें ही बताया था, ठीक है। तो जब भी आइसोस्पिन वाला ऑप्शन आए, आप आइसोस्पिन को बाद में करना। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको इस वाले रिएक्शन में कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो, और एक क्वेश्चन भी हम कर चुके गेट का शायद। मैंने कहा था कि अगर आप गलती से आप आइसोस्पिन को डायरेक्ट करोगे तो वो होती हुई नजर आ रही है। जब आप करोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ हाफ हो गया, कॉमन हो गया, आप कह दोगे आइसोस्पिन। आइसोस्पिन को पहले नहीं करना है, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है उसमें I3 पहले आता है, तो पहले I3 करो। अगर आपका I3 ही कंजर्व नहीं हो रहा है तो फिर डू नॉट कंजर्व I को बिना करे कह दो I विल नॉट बी कंजर्व बिकॉज I3 इज नॉट कंजर्व, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो डायरेक्टली I को नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, पहले I3 करो, I3 करो। अब मैंने फिर आपसे कहा कि अगर किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है तो उसका I3 कैसे निकलता है, Z-n/2, जो कि इस केस में अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के लिए I3 एंड I बोथ आर 0। ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ये आपको याद करना है। तो अल्फा और ड्यूट्रॉन के लिए तो I3 0 हो जाएगा फॉर्मूले से, बट I भी 0 होता है। तो यहाँ पे जब आप I3 करोगे तो इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, और पाई नॉट का 0 है ही, क्योंकि पाई नॉट ट्रिपलेट है। I की वैल्यू 1 और थर्ड कंपोनेंट 1 0 -1 अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो यहाँ पे I3 कंजर्व हो गया। अब यहाँ पे अब अगर आप I की बात करो, वैसे तो यहाँ पे I3 कंजर्व हो गया। अगर I3 हो गया तो आगे बढ़ना है। अब अगर I करोगे तो यहाँ पे देखो ये 0 है, मैंने ड्यूट्रॉन के लिए कहा था, ड्यूट्रॉन अल्फा के लिए याद रखो। तो इसका जो है एडिशन करना है, ठीक है। तो ये I0 हो गया, यहाँ भी I0 हो गया, यहाँ पे I0 है और यहाँ पे I1 है, ट्रिपलेट है। ये पाई जो है पाई का ट्रिपलेट है। तो इनका इनसे आ जाएगा आपका, इनसे आ जाएगा 0, इनसे आ जाएगा 1। तो कोई भी कॉमन नहीं हुआ, नो कॉमन, एक तरफ 1 एक तरफ 0, तो I इज नॉट कंजर्व। अगर I कंजर्व नहीं है तो इसका आंसर तो मिल गया कि भाई I थर्ड डी ऑप्शन हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या ये रिएक्शन फॉरबिडन है या इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शन पता चल गया आपको? आप इसमें से बताओ कि क्या इसको फॉरबिडन लिख दें। अगर पूछता कि ये रिएक्शन फॉरबिडन है या किस तरह का इंटरेक्शन है इसमें, तो आंसर क्या होता? ठीक है, तो आप में से काफी लोगों के आंसर सही है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि भाई स्ट्रॉन्ग तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें I3 तक कंजर्व है, इसमें आप फर्स्ट एड करोगे तो भी कंजर्व हो जाएंगे। स्ट्रेंजनेस इसमें करोगे नहीं, क्योंकि स्ट्रेंजनेस को स्किप कर दोगे, स्ट्रेंज पार्टिकल इसमें है नहीं। तो शुरू के 8 आपने कर दिए, शुरू के 8 में देखो बैड नंबर हो गया, चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं तो वो नहीं करोगे। मास एनर्जी करोगे नहीं, क्योंकि मास एनर्जी के डीके में करते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर भी डीके में करते हैं, एंगुलर मोमेंटम में कर चुके हैं, तो फर्स्ट एड हो चुके। 9th वाला स्किप कर दिया, स्ट्रेंजनेस है नहीं। 10th वाला I3 कंजर्व हो गया, I हुआ नहीं, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन क्या हो गया फिर आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि I3 तक कंजर्व हो गया। तो आंसर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अगर आगे से फिर से ये रिएक्शन आए, यही रिएक्शन एग्जैक्टली, और आपसे पूछे टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 45, नेट दिसंबर 2015। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग फ्री पार्टिकल्स, which of the following statements is true? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रोसेस फर्स्ट obeys all conservation laws। तो प्रोसेस फर्स्ट में बताओ कि क्या सभी कंजर्वेशन लॉज फॉलो हो रहे हैं? प्रोसेस फर्स्ट में ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ वायलेट हो रहा हो? तो प्रोसेस फर्स्ट में अगर आप इलेक्ट्रॉन नंबर देखोगे, इलेक्ट्रॉन नंबर, तो रिएक्टेंट का 0, प्रोडक्ट्स में देखो ये जो E+ है ये भी एंटी पार्टिकल है, और जो एंटी न्यूट्रिनो है ये भी एंटी पार्टिकल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट कंजर्व। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है तो ये वाइल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे आप में से किसी ने कहा चार्ज, तो हम चार्ज देखते हैं। इसका 0, ये है एंटी प्रोटोन, प्रोटोन का चार्ज +1 होता है, तो एंटी प्रोटोन का -1 होगा। अल्टीमेटली चार्ज कंजर्व है, जबकि आप में से अभी किसी ने कहा है कि चार्ज कंजर्व नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक मैं जो है इतना खराब पढ़ा रहा हूँ कि मुझे चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कराना नहीं आया, और आप लोग चार्ज भी कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एंटी प्रोटोन और प्रोटोन में आप फर्क देखो कि प्रोटोन पे अगर बार लग रहा है तो एंटी प्रोटोन है, उसका जो चार्ज है वो -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व ना कि वायलेट हो रहा है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है कि कंजर्व ऑल, ये गलत हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन पे, प्रोसेस सेकंड कंजर्व्स बैरियन नंबर बट वायलेट्स एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे बैरियन नंबर है। अब मैं थोड़ा सा चीज बता दूं यहाँ पे आपको कि सेकंड ऑप्शन में बैरियन नंबर कंजर्व करना है आपको, और दूसरा ये है कि वायलेट्स एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे फोकस करना, ये एनर्जी मोमेंटम क्या कहना चाह रहा है इसका। देखो मैंने आपसे बताया था कि एनर्जी मास कंजर्वेशन होता है। अब यहाँ पे ये एनर्जी मोमेंटम क्या आ गया? एक्चुअली जो मोमेंटम है उसका मतलब है लीनियर मोमेंटम।
जब भी एंगुलर मोमेंटम होगा तो एंगुलर वर्ड यूज होगा, जहां भी मोमेंटम होगा उसका मतलब लीनियर मोमेंटम होगा। तो फिर ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी एक्चुअली टोटल नहीं है, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इन्होंने यूज किया है। तो कहने का मतलब ये है टोटल एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम दोनों एक दूसरे से रिलेशन होता है इनका। तो एक्चुअली ये केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं करनी है। कभी आप इसको इसको कभी टोटल एनर्जी मानो, इट इज नॉट टोटल एनर्जी, इट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। अल्टीमेटली यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो की बात करनी है, एक तो बैरियर नंबर की और एक लीनियर मोमेंटम। तो अल्टीमेटली अब देखो क्या करना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में सबसे पहले बैरियर नंबर देखो। तो बैरियर नंबर अगर देखो, एंटी प्रोटोन का 1 होता है तो एंटी प्रोटोन का -1 +1, ये 0। तो बैरियर नंबर तो कंजर्व हो गया। इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड हाफ की बात करोगे लीनियर मोमेंटम। मैंने आपको लीनियर मोमेंटम के लिए क्या बात बताई थी कि अगर कोई डीके हो रहा है तो ये गलत है, इट इज फॉरबिडन, बिकॉज इफ ए पार्टिकल इज डीकेइंग तो इट शुड डीके इनटू एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स। सेकंडली मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 पार्टिकल रिएक्शन हो रही है तो ये भी फॉरबिडन है कि हो सकता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट्स 0 हो रहा हो, सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो फिर सी आपका सी जो है इसमें मोमेंटम कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टिकल बनेगा तो वो थोड़ा बहुत चलेगा, यानी कि उसकी एनर्जी होगी। तो इन दोनों में लीनियर मोमेंटम हमेशा 0 होगा, ऐसे 2 केसेस में। तो यहाँ पे ये केस ऐसा ही है जहाँ पे 2 पार्टिकल रिएक्ट हो रहे हैं और थर्ड पार्टिकल केवल एक बन रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम इज वायलेटेड, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो करेक्ट है आपका, कंजर्व्स बैरियर नंबर बट वायलेट्स एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। आपका बी स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बाय चांस आप एनर्जी मोमेंटम से कंफ्यूज हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपने सही सोचा है कि नहीं सोचा है, तो कंफर्म करने के लिए सी और डी ऑप्शन और देख लो। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके लिए। तो प्रोसेस थर्ड इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट इज अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन। इसने कहा है कि थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग से नहीं है, वीक से है, हमें देखना है। लेकिन हमने जो पढ़ा है अब तक, हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स और पायोन्स हो तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हमें फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, ठीक है। ये कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये गलत है कि सही है। तो इसमें आप क्या करो, पहले देखो। अब क्वेश्चन ये है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम यहाँ पे फर्स्ट 8 लॉज स्किप कर सकते हैं कि नहीं, टाइम बचाने के लिए, या हमें नहीं करना चाहिए स्किप? तो अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा यस कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है आप लोग स्किप नहीं कर सकते। आप लोग स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नहीं है। मैच द फॉलोइंग में तो फॉरबिडन वर्ड ही नहीं है, तो हम मानेंगे कि भाई फॉरबिडन तो है ही नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप क्यों मान रहे हो कि इसका स्टेटमेंट करेक्ट है? हो सकता है वो फॉरबिडन हो और ये कह रहा हो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, ये कह रहा स्ट्रॉन्ग है नहीं है, वीक है। हो सकता है वो फॉरबिडन हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो फॉरबिडन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसका स्टेटमेंट करेक्ट ही हो सकता है वो किसी भी तरह से कोई भी इंटरेक्शन ना हो, वो फॉरबिडन हो। तो हमें फर्स्ट 8 भी स्किप नहीं करने हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, सिर्फ मैच द फॉलोइंग वाले में करने हैं जिसमें फॉरबिडन वर्ड नहीं है, इसमें नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे इसमें बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है। जब इसमें ये रिएक्शन अपने आप बनाई हुई है, तो जब इसमें बैरियर नंबर ही कंजर्व नहीं है तो ये रिएक्शन फॉरबिडन है, पहली बात। दूसरी बात, हम पढ़ चुके हैं कि अगर न्यूक्लियॉन और पायोन है तो वो स्ट्रॉन्ग से ही होगा 99% 100%, तो वीक से तो वो हो ही नहीं सकता था, वैसे भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन हमने कंफर्म भी कर दिया ये रिएक्शन अपने आप बनाई हुई है और इस रिएक्शन में बैरियर नंबर ही कंजर्व नहीं है, तो ये रिएक्शन फॉरबिडन है। ये वीक से भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग से भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी नहीं है, इट इज फॉरबिडन। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डू नॉट स्किप फर्स्ट 8, डू नॉट स्किप फर्स्ट 8। फिलहाल वैसे ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये फॉरबिडन है, तो सी वाला गलत है। अब डी वाले के लिए देखो, प्रोसेस फोर्थ कंजर्व्स बैरियर नंबर बट वायलेट्स इलेक्ट्रॉन नंबर। हमें केवल बैरियर नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर पर फोकस करना है। तो बैरियर नंबर देखो, बैरियर नंबर तो यहाँ पे कंजर्व हो गया। इलेक्ट्रॉन नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया -1, यहाँ पे 0, यहाँ -1, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व है, ठीक है। जबकि ये कहता है कि कंजर्व बैरियर नंबर बट वायलेट्स इलेक्ट्रॉन नंबर। तो जो इसने जो कह दिया वायलेट्स इलेक्ट्रॉन नंबर, जबकि हमारा कंजर्व हो रहा है, तो ये गलत है। सेकंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका मतलब बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब बी वाले में जो ये कंफ्यूज कर रहा है एनर्जी मोमेंटम, एक्चुअली वो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है, केवल टोटल एनर्जी नहीं करनी। तो 15th का आंसर बी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 46, नेट दिसंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following reactions is are allowed by the conservation laws? इसने अलाउड कहा है, अलाउड का मतलब किसी ना किसी इंटरेक्शन से होना चाहिए, वो पूछा है। तो अगर अलाउड है तो पहले आप फर्स्ट 8 की बात करोगे। तो पहली रिएक्शन आपकी है पाई प्लस न्यूट्रॉन लैम्डा नॉट प्लस के प्लस। आप मुझे बताओ कि फर्स्ट 8 में से आपको कुछ नजर आ रहा है कि भाई ये कौन सा कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा फर्स्ट 8 में?
यहाँ पे अलाउड पूछा है, तो हम बारी बारी से करेंगे फर्स्ट स्टेट में। वैसे हमें नजर क्या आ रहा है, ये अगर मान लो ये अलाउड होता, अगर मान लो ये अलाउड होता, अब आप कह रहे हो बैरियर नंबर, क्या बैरियर नंबर वैलिड हो रहा है क्या? बैरियर नंबर तो कंजर हो रहा है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सही हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पे अलाउड देखना, तो फर्स्ट स्टेट देखो पहले। तो आप ये बताओ कि अगर ये अलाउड है या अलाउड लग रहा है, तो यहाँ पहले हम इसमें फर्स्ट स्टेट करते हैं। तो ये हो गया 1 + 0 0 + 1 कंजर। बैरियर नंबर 0 + 1 1 + 0 कंजर। इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, एंगुलर मोमेंटम करोगे तो यहाँ पे 1 फर्मियोन है न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 फर्मियोन है लैम्डा नॉट। और नहीं तो स्पिन देख लो, इसकी स्पिन 0 है, इसकी स्पिन हाफ है, इसकी स्पिन हाफ है, इसकी स्पिन 0 है। तो रिजल्टेंट स्पिन जो है आपकी हाफ इंटीजर आ रही है, तो इट इज कंजर्व। ये भी कंजर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, तो आपने फर्स्ट स्टेट कर दिए, क्योंकि आप इसमें मास एनर्जी और लीनियर मोमेंटम नहीं करोगे, क्योंकि ये डी रिएक्शन नहीं है। अब उसके बाद स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस देखोगे, अब ये हो गया आपका 0। अल्टीमेटली एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स है, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग से लग रहा है, स्ट्रॉन्ग से लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेंजनेस 0, इसकी 0, इसकी -1 और इसकी +1। स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड I3। I3 आपका हो गया 1, यहाँ पे हो गया -½ ये हो गया 0 सिंगलेट +½ कंजर्व। I ट्रिपलेट डबलेट सिंगलेट डबलेट हाफ हाफ 3/2 एटलीस्ट 1 शुड बी कॉमन कंजर्व स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया है, ठीक है। सेकंड वाला आपको, सेकंड वाला भी ये एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स नजर आ रहा है। सेकंड वाला भी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पर हो सकता है फॉरबिडन हो, तो फर्स्ट स्टेट करना पड़ेगा आपको। -1 + 1 0 + 0 बैरियर नंबर 0 + 1 1 + 0 कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम 1 फर्मियोन प्रोटॉन 1 फर्मियोन कंजर्व। स्ट्रेंजनेस 0 + 0 -1 + 1 कंजर्व। I3 -1 ट्रिपलेट +½ डबलेट सिंगलेट और K + K - K0, K0 K+ के साथ आता है, तो K+ वाले को +½ दे दो, दूसरे वाले को -½ दे दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको थर्ड कंपोनेंट इस तरह से याद करना है। K वालों में देखना पेयर कौन कौन बना रहा है, और एग्जाम में इसी स्पीड से करना चाहिए। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये याद होंगे, और अगर आपको याद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर गलती से I3 भूल गए हो तो जो जेलमैन निशिजिमा फार्मूला है उससे भी कर सकते हो, तो उससे कम से कम जो है करेक्ट होकर आपको मिल जाएगा आंसर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अल्टीमेट जो है आंसर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -½ आ रहा है दोनों तरफ, ये भी कंजर्व। I जब करोगे तो ट्रिपलेट डबलेट सिंगलेट डबलेट, यहाँ भी जो है आपको एटलीस्ट 1 कॉमन हाफ मिल रहा है कंजर्व। I इज कंजर्व स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब दोनों अलाउड है, बोथ 1 and 2 आर अलाउड। तो अब हम आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेट जून 2017, पेज 46, क्वेश्चन 19। A baryon X decays by strong interaction where sigma plus is a member of the isotriplet. The third component I3 of the isospin of X. कोई पार्टिकल X है, उसका थर्ड कंपोनेंट कितना है, और ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अगर डीके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में I3 कंजर्व होता है, ये आपको पता है। तो I3 को कंजर्व करके बताओ X का थर्ड कंपोनेंट कितना आएगा। ठीक है, तो हम I3 कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास X है सिग्मा प्लस पाई माइनस पाई नॉट। अगर X का I3 माने तो ये हो जाएगा, इसका +1 ट्रिपलेट है, इसका -1, इसका 0, तो I3 की वैल्यू 0 आ गई। तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन सेक्शन सी में ही आते हैं, वो 5 मार्क्स के होते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है उसके लिए किसी ने पूछा आप में से कि अगर फर्स्ट 8 हो जाए तो हम अलाउड कह सकते हैं। तो फर्स्ट 8 होने के बाद जो स्ट्रेंजनेस है उसको भी और देख लो। अगर स्ट्रेंजनेस +-1 के अलावा, यानी इस डेल्टा एस का मॉड 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए वीक के लिए। अगर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है, 2 कुछ और, तो भी फॉरबिडन है, तो भी अलाउड नहीं है। यानी फर्स्ट 8 के साथ साथ डेल्टा एस को और देख लो। अगर डेल्टा एस कंजर्व है फिर तो कोई बात नहीं है। डेल्टा एस अगर 1 के अलावा कुछ है तो भी फॉरबिडन, तो भी नॉट अलाउड है, और उसके बाद आप कह सकते हो कि अलाउड है। किस इंटरेक्शन से उसको निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने कंफर्म करने के लिए निकाल दिया, ये स्ट्रॉन्ग है। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। नेट दिसंबर 2019, ये देखो दिसंबर 19 का है, और यहाँ पे है पेज 47, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डी के प्रोसेस इज अलाउड, यानी कि एक ही अलाउड है, 4 फॉरबिडन है, ओ सॉरी 3 फॉरबिडन है। तो 3 फॉरबिडन में कौन, इसमें से कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं है वो देखते हैं आप। लास्ट स्लाइड ये है। अब हम जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बताओ कि कौन सा अलाउड नहीं है जो आपको लग रहा है। ठीक है, यहाँ तो अलाउड पूछा है, तो एक तो बी आपको साफ नजर आ रहा है, बी में म्योनिक इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो अल्टीमेटली बी वाला तो आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई बी वाला वायलेट हो रहा है, इट इज नॉट अलाउड। पहले वाला, उसके बाद जो अब बताओ इसके अलावा और कौन सा आपको लग रहा है नजर। डी वाले ऑप्शन में क्या चीज कंजर्व नहीं है डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में बैरो नंबर कंजर्व नहीं है, बैरो नंबर इज नॉट कंजर्व 1 0 0। तो अगर बैरो नंबर नहीं है तो अलाउड नहीं हो सकता, फर्स्ट स्टेट में कंजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद सी वाले ऑप्शन को देखो, सी वाला ऑप्शन लग रहा है आपको कंजर्व है कि नहीं। सी वाले ऑप्शन में आपको लग रहा है कंजर्व है कि नहीं। पहले फर्स्ट एट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एट में बताओ सी वाले ऑप्शन में फर्स्ट एट में कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मास एनर्जी कंजर्व नहीं है, मास एनर्जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 939.6 और वो प्रोटॉन का होता है 938.3, 5 माइनस का होता है 140। तो ये जो है आपका न्यूट्रॉन का मास इन दोनों से कम है, अगर इन दोनों से कम है तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो ये हो गया आपका वायलेटेड। कहने का मतलब ये है डी के रिएक्शन में मास एनर्जी कंजर्व करना है, तो आपका सी भी नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो आपको ए नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर ए नजर आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कि ए वाली जो रिएक्शन है वो किस इंटरेक्शन से हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक में से। पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने लिखा था कि ये डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो ये वीक से आपको लग रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप वैसे तो एग्जाम ये आंसर आ चुका, एग्जाम में कंफर्म करने के लिए देख सकते हो या अपने आप यहाँ के लिए देख सकते हो, वैसे तो कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि चार्ज 0 1 -1 कंजर्व, बैरियन इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, मास एनर्जी कंजर्व हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 500 के आसपास होता है केओन्स का और इनका होता है 105, इनका मास होता है 105, तो ये आपका कंजर्व है। लीनियर मोमेंटम एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स बनने चाहिए, वो बन रहे हैं। स्ट्रेंजनेस पर करेंगे नंबर 9, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है +1, इनकी होती है 0, अल्टीमेटली डेल्टा एस इज 1, इट इज वीक। आंसर हो गया ए, अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह सकते हो डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल वीक इंटरेक्शन से ही गवर्नड है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है आपका T5 2017, consider the hyperon decay lambda n plus pi naught and second year। अब पूछा है आपसे if the isospin component का मतलब IZ ये कह रहा है, थर्ड कंपोनेंट, बैरियन नंबर, स्ट्रेनजेस नंबर आर डिनोटेड बाय दिस, तो आपको ये तीनों कंजर्व करने हैं, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन या जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, बैरियन नंबर और स्ट्रेनजेस नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो यहाँ पे ये है कि IZ इज नॉट कंजर्व्ड, बी इज कंजर्व्ड, एस इज कंजर्व्ड, अल्टीमेटली इन दोनों में आपको ये तीनों करने हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में लैम्डा, ये लैम्डा नॉट है, लैम्डा लिखा हुआ है, तो लैम्डा नॉट ही मानो से। अब फर्स्ट रिएक्शन में और सेकंड रिएक्शन में ये तीनों कंजर्वेशन फॉलो कराते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में सबसे पहले आपने किया थर्ड कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट, ये सिंगलेट है, ये डबलेट है, प्रोटॉन का +½ न्यूट्रॉन का -½ ये ट्रिपलेट है अकॉर्डिंग टू चार्ज 0, तो थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे कंजर्व नहीं है। उसके बाद बैरियन नंबर ये 1 है, बैरियन है, ये भी बैरियन है, ये कंजर्व है। उसके बाद स्ट्रेंजनेस, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, ये कंजर्व नहीं है। पहले स्टेटमेंट के लिए तो पहले के लिए तो ये हो गया। सेकंड के लिए आप देखो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0, ये इनका भी 0 होता था कंपोनेंट। बैरियन नंबर यहाँ पे एक भी बैरियन नंबर नहीं है, एक बैरियन नहीं है, तो ये भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस यहाँ पे एक भी स्ट्रेंज नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, तो यहाँ पे तीनों कंजर्व है। वैसे भी हमें पता है ये वाली इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये हम बार-बार पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो सभी 15 होते हैं एक्सेप्ट आइसोस्पिन, तो कौन सा आंसर हो गया इनके हिसाब से। तो ए ऑप्शन आप में ए ऑप्शन में IZ इज नॉट कंजर्व्ड, बी इज कंजर्व्ड, एस इज नॉट कंजर्व्ड फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए IZ इज कंजर्व्ड, बी इज कंजर्व्ड, एस इज कंजर्व्ड, ए हो गया ऑप्शन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो है लाइफ टाइम को फिर से याद करा दूं, क्योंकि लाइफ टाइम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से मैंने आपसे क्या कहा है, कुछ पार्टिकल्स फ्री डीके में स्टेबल होते हैं, तो यानी कि अगर वो फ्री है तो कभी भी डीके नहीं होंगे। रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में तो फिर चेंज हो ही जाएगा, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो वो तो ग्रेविटोन है, ऐसा फोटोन है, न्यूट्रिनोज है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन एंटीप्रोटॉन है, तो ये सब आपके स्टेबल पार्टिकल्स, ये सभी स्टेबल पार्टिकल। उसके बाद मैंने आपको याद कराया जो म्यू माइनस म्यू प्लस है उसका लाइफ टाइम -6 है, 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर की सेकंड्स में। जो टॉ है उसका लाइफ टाइम -13 है, पायोन की -8 है, बट पाई नॉट वाले की बार बार रिएक्शन नहीं पड़ रही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होती है, तो -16 है, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले रेंज में
लाइफ टाइम होती है। तो रेंज आप देखो, स्ट्रॉन्ग के लिए लेस देन -22 सेकंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक -21 से -14 सेकंड्स, वीक जो है वो स्लो है -13 से 3 सेकंड्स। के प्लस के माइनस के लिए -8, क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल है। तो अगर ये स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इनका डीके वीक से ही होना है। उसके बाद न्यूट्रॉन 10⁻³ सेकंड्स, ये काफी स्लो है इसका डीके। हाइपरॉन्स, ये सभी स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, सभी स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं हाइपरॉन्स, चाहे लैम्डा वाले हो, चाहे सिग्मा वाले हो, चाहे काई वाले हो, चाहे ओमेगा हो, -10। इसमें एक्सेप्शन है सिग्मा नॉट का, जो कि डीके होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, ये हो गया -20। और इसमें मुझे लग रहा है इसमें एक पार्टिकल रह गया है, इसमें जो है ईटा रह गया है, यानी कि एक ईटा और लिख लो, यहाँ पे ईटा नहीं दिख रहा मुझे, जो ईटा नॉट है, ईटा नॉट का डीके 10⁻⁻, मतलब ये जिस तरह से पाई नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, ईटा नॉट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, ठीक है। तो ईटा नॉट का जो होता है -19 होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है, ठीक। तो ये आपको मैंने याद कराने की कोशिश करी है, अल्टीमेटली इसी पे क्वेश्चन बैक आया है। तो अब मैं क्वेश्चन पे आऊं, और जो आपकी बड़ी वाली टेबल है, इसमें सभी कॉलम्स हैं, उसमें इन सभी पार्टिकल्स का डीके की रिएक्शन लिखी हुई है लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइफ टाइम लिखे हुए हैं और साथ में इनमें रिएक्शंस लिखी हुई है। ये सब रिएक्शंस जो दिख रही है, ये आपके लास्ट कॉलम में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की फुल टेबल है, उसमें लास्ट वाले कॉलम में ये रिएक्शंस लिखी हुई है। ऑब्वियसली इनका जो डीके होगा पार्टिकल्स का, वो जिन जिन उन पार्टिकल्स का जो लाइफ टाइम है, अगर वीक वाले उसमें आता है तो उनका डीके भी वीक से हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होगा अगर उनकी लाइफ टाइम -14 से -21 के बीच में। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई है, वही है जो आपके टेबल में लिखी हुई है। अल्टीमेटली अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो टिफर 2019 में जो क्वेश्चन है वो ये है, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुकलेट में। द टेबल बिलो गिव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 अनस्टेबल पार्टिकल्स। आपके पास 4 पार्टिकल्स है, म्यू प्लस, पाई प्लस, न्यूट्रॉन एंड लैम्डा नॉट। इनके जो है मास दे दिए, स्पिन दे दिए, प्रिंसिपल डीके मोड्स दे दिए। अब आपसे पूछा है, इफ अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग डीके लाइफ टाइम द अबव लिस्ट विल बी। तो डिक्रीजिंग लाइफ टाइम, तो इसका यहाँ पे जो है चारों इंट्रैक्शन वीक से है। यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग से होता, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होता, एक वीक से होता, तो भी हमें आसानी हो जाती। हम कंजर्वेशन लॉस से देखते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक, और फिर देखते कि भाई स्ट्रॉन्ग वाला बहुत फास्ट होता है, उसका लाइफ टाइम कम होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली इंटरमीडिएट होगी, वीक वाली सबसे ज्यादा होगी लाइफ टाइम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चारों ही वीक हैं, तो अब यहाँ पे हमें चारों पार्टिकल्स का लाइफ टाइम याद ही करनी पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है। वो मैंने आपको याद करा दी है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो म्यू माइनस है उसकी लाइफ टाइम 10⁻⁻6 सेकंड की ऑर्डर की है, पाई की -8 की है, जो न्यूट्रॉन है 10⁻³ सेकंड है, और जो लैम्डा है वो हाइपरॉन है 10⁻10 है, क्योंकि ये डीके होता है वीक से, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है। अब बताओ इसमें से आंसर क्या हो गया? डिक्रीजिंग लाइफ टाइम बतानी, सबसे पहले सबसे ज्यादा लाइफ टाइम वाला बताना है। क्या आंसर हो गया? तो सबसे पहले हो गया आपका न्यूट्रॉन 10⁻3, फिर म्यू 10⁻6, फिर पाई 10⁻8 एंड देन लैम्डा 10⁻। ये आंसर डी नहीं हुआ, ए हो गया, ठीक है। आपने डी गलत लिख दिया, ए हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कहा था आपसे, आपको लाइफ टाइम, आपको मासेस याद करने हैं, मासेस अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो, और यहाँ पे लाइफ टाइम सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये है जस्ट 2015, पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुकलेट में, पेज नंबर 50। द रिएक्शन दिस इज फॉरवर्डेड बिकॉज। तो चारों में से आप आराम से देख के बताओ क्या आंसर हो सकता है। क्या लेप्टो नंबर आंसर है? क्या इसमें लेप्टो नंबर वैलिड हो रहा है? ठीक है, तो लेप्टो नंबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट नंबर करेंगे तो ये हो गया -1, ये होगा +1, ये होगा 0, तो इट इज नॉट वैलिडेड। चार्ज +1 -1 0, ये भी वैलिड नहीं हो रहा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम में मैंने कहा था आपसे, स्पिन देखो, स्पिन दोनों की हाफ है, इसकी स्पिन 1 है, इनकी 0 1 हो गई। अगर दोनों इंटीजर है तो इट इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम वैलिड हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लीनियर मोमेंटम दो केस में वैलिड होता है, एक तो एक से एक पार्टिकल ना बने, दूसरा दो पार्टिकल जब रिएक्ट हो रहे तो उससे एक ना बने। इन दोनों के अलावा कोई और हो तो उसमें हम नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो जब रिएक्शन हो तो केवल ये दोनों देखेंगे, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम वैलिड हो रहा है। अब जो है, हाँ, अब मुझे एक चीज बतानी है आपको, वो ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, लास्ट स्लाइड, एक तो ये है स्लाइड, और इसके बाद एक ये है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? वैसे एक काम करते हैं,
चलो चलो से बता देता हूँ मैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपसे ये पूछता है कि मान लो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लिखता हूँ, मान लो ये आपसे दे रखा है कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो मैंने कोई लिखा K माइनस प्लस प्रोटॉन सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस। तो यहाँ पूछता फाइंड वैल्यूज ऑफ I एंड I3 फॉर प्रोडक्ट पार्टिकल्स। तो प्रोडक्ट पार्टिकल्स का मतलब सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस। तो ये जो एज ए सिस्टम है इसके लिए I और I3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? और ये हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में निकालेंगे हमेशा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में I और I3 कंजर्व होता है। तो आप क्या करोगे, पहले I3 कंजर्व करोगे, क्योंकि बाकी तो हो ही जाएंगे स्ट्रॉन्ग में। हम I3 और I को फोकस कर रहे हैं, तो I3 और I प्रोडक्ट पार्टिकल्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं उस पे आ रहे हैं। I3 जब करोगे तो K माइनस हो गया माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका माइनस वन, इसका प्लस वन। अल्टीमेटली I3 कंजर्व हो चुका है, वो तो होना ही था क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। लेकिन I3 की वैल्यू कैसे निकले? तो जो यहाँ पे I3 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो भी आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वैल्यू होगी I3 की, वो आएगी यहाँ पे आएगी 0। तो I3 टोटल जो है सिस्टम का सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस का 0 हो गया। ठीक है, तो I3 की वैल्यू तो आ गई। अब I की वैल्यू कैसे निकालोगे? I की वैल्यू निकालने के लिए पहले I को कंजर्व करो। यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है। यहाँ पे देखो कौन कौन सा कॉमन हो रहा है, हाफ और हाफ से 0 और 1 आएगा, 1 और 1 से 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 0 और 1 कॉमन है। अगर 0 और 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, तो 2 आंसर नहीं हो सकता I का। I कैन नॉट बी इक्वल टू 2। जो कॉमन होगा उसमें से ही आंसर आएगा। अब हम ये देखेंगे कि I जो है 0 है 1 है, दोनों पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर I की वैल्यू 0 है देन I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो I3 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि I3 ऑलरेडी है। अगर I की वैल्यू 1 लिखोगे तो I3 की वैल्यू यहाँ से आती है माइनस 1 0 प्लस 1। तो जो 0 है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो दोनों वैल्यू I की है वो I3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है आंसर हो गया I3 इज इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू 0 एंड 1 बोथ। क्यों है बोथ? क्योंकि दोनों I3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एज बोथ सेटिस्फाइज I3 इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता था कि I, अगर मान लो I3 आपका 1 होता, अगर आपका I3 1 होता तो फिर ऐसा हो सकता था कि अब यहाँ पे अगर I3 आपका 1 होता तो I आपका केवल 1 ही आता, 0 नहीं आता, क्योंकि 0 1 को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। पर यहाँ पे I3 आपका 0 है, इसलिए यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया, अब आपको समझ में आया कि हम I3 और I को कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। अगर मान लो आपसे पूछता फॉर सिस्टम ऑफ सिग्मा माइनस एंड पाई प्लस, तो भी यही आंसर होता। और यहाँ पे आपसे पूछ लिया इस रिएक्शन में प्रोडक्ट पार्टिकल्स के लिए, तो भी यही आंसर हो गया। तो अगर ये हो गया है तो अब इस पे जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे ब्रेक के बाद। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ चुका है आपका नेट के एग्जाम में। फिलहाल इस वाले क्लास के लिए इतना ही। अब हम जो है 6 PM पे, यानी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब फिर से करेंगे। तो अब कोई क्वेश्चन तो आप पूछो आज की क्लास से रिलेटेड। सर स्लाइड 7 शो यहाँ पर I का आंसर 0 1 हो गया ना? हाँ 0 और 1 दोनों हो गया, क्योंकि दोनों से I3 की वैल्यू 0 आ गई। स्लाइड नंबर 7 तो ये है। सर आप हर एक पार्टिकल के स्पिन कैसे याद रख रहे हो? मतलब स्पिन नेक्स्ट कैसे? को शो कर दीजिए। मतलब जब फर्मियन दो साइड में है तब तो पता चल जा रहा है, और अगर एक साइड में दो फर्मियन है तब भी पता चल जा रहा है, पर अगर दोनों साइड में मतलब मिला जुला के दे रहे हैं तब आप स्पिन कैसे याद रख रहे हो? नहीं तो इस ऐसा है, उसमें सब पार्टिकल्स की स्पिन हमें याद ही है। हाँ, तो स्लाइड कौन सी चाहिए अब आपको? एक मिनट सर लाइफ टाइम वाला स्लाइड दिखा दीजिए ना। क्वेश्चन एक मिनट, ट्वेल्थ स्लाइड और शो कर दीजिए। एक मिनट, 12th ये। हाँ, तो स्पिन ये है कि मैंने आपसे कहा कि स्पिन मैंने आपको याद करा दिया है। बोसॉन्स में फोटॉन की 1, ग्रेविटॉन की 2, सभी मेसॉन्स की 0। लेप्टॉन्स में, फर्मियंस में सभी फर्मियंस की हाफ एक्सेप्ट ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस। तो आपको जब सबकी याद है तो अगर मान लो किसी रिएक्शन में फर्मियन और बोसॉन दोनों हैं, 25 ये है। अगर फर्मियन और बोसॉन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो आप वेक्टर एडिशन से। ठीक है, और नहीं तो मैंने क्या कहा कि दोनों तरफ नंबर ऑफ फर्मियंस गिन लो। अगर क्योंकि जो बोसॉन है उसका तो इंटीजर है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंटीजर ऐड होगा किसी फर्मियन में तो वो उसी हिसाब से ऐड करेगा जितने आपके फर्मियन है। अगर हम बात करें इंटीजर या हाफ इंटीजर, तो 25 ये हो गया, 26 ये है। एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपने फर्स्ट आई थिंक या फिर सेकंड क्वेश्चन था आपने सर जिसमें प्रोटॉन का मास नहीं गिवन था, आपने बीटा पार्टिकल का और प्रोटॉन का मास कंबाइन करके हाइड्रोजन के मास का निकाला था। हां सर वो वाला सर दिखा दीजिए थोड़ा। हां, ये स्लाइड नंबर 27। ओके सर। उसके बाद स्लाइड नंबर 6 ये है। सर
सर शेल मॉडल में जिस न्यूक्लियस की स्पिन पैरिटी पर एक्सेप्शन है तो उस पर अगर क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकंड स्टेट की स्पिन पैरिटी पूछी जाए तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं नहीं, देखिए जो एक्सेप्शन है, आपको एक्सेप्शन याद नहीं हो पा रहा तो उसका फर्स्ट सेकंड कैसे होगा? अल्टीमेटली उसका फर्स्ट सेकंड नहीं पूछेंगे। हाँ मतलब सर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा ऐसा कुछ? नहीं एक्सेप्शन वाले में एक्सेप्शन वाले में तो ग्राउंड स्टेट याद कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है और सर। वो भी इतने सारे हमने बहुत कम याद किए हैं। ओके सर। एक मिनट आपने ये वाला क्वेश्चन, ये इसे देख लो। हाँ सर, ये वाले में सर इसमें मतलब हम मतलब इसमें सर न्यूक्लियर मासेस यूज कर रहे हैं ना, एटॉमिक मासेस यूज नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, अगर आपको एटॉमिक मास यूज करना है तो थर्ड वाले जो रिएक्शन है उसमें फिर एटॉमिक मास के हिसाब से क्यू वैल्यू आएगा, मास ऑफ द H3 माइनस मास ऑफ He3 माइनस 2Me, फिर माइनस 2Me को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। सर एटॉमिक मासेस यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट। और सर ये मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही इसमें, हमने सर प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल का कंबाइन करके हाइड्रोजन एटम के इक्वल्स टू लिख दिया, बट सर वो सर हाइड्रोजन एटम में तो सर बाइंडिंग एनर्जी माइनस रहती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा? देखो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में, मतलब लेक्चर में, कि हम यहाँ पे वैसे तो एटॉमिक मास जो होता है वो होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास, सॉरी एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी होता है। जी सर। ठीक है, बट बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, यहाँ पे मासेस आपके एमईवी में है तो उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट स्लाइड। सर इधर ही सर उसमें ही सर और एक प्रॉब्लम था सर, इसमें अपने पहले पकड़ लिया उसको 1H1 को अपने पकड़ लिया 1P1, अगर मैं उसको एज ए 1H1 ही लिखता तो ये लास्ट स्टेप में तो एक बीटा माइनस पार्टिकल ज्यादा हो जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है, क्योंकि आपने पहली रिएक्शन में एटॉमिक मास ले लिया H। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में अगर आपने एटॉमिक मास ले लिया तो थर्ड में भी क्यू वैल्यू एटॉमिक मास वाला लो फिर, और थर्ड में एटॉमिक मास वाला क्यू क्या होगा? तो थर्ड वाली रिएक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो न्यूक्लियर मास तो होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू c², लेकिन एटॉमिक मास में होगा मास ऑफ H3 माइनस मास ऑफ He3 माइनस 2Me इनटू c², तो माइनस 2Me होगा, तो उससे जो एक एक्स्ट्रा m आएगा वो उसे कैंसिल कर देगा। आप उसे करके देखो, मतलब या तो तीनों को न्यूक्लियर मास को या तीनों को एटॉमिक मास को, कहने का मतलब ये है। अच्छा, नॉर्मली एटॉमिक मास में तो उसको तो हम लोग 1H1 करते हैं और फॉर्मूला एटॉमिक मास वाला ज्यादा सिंपल है ना कंपैरेटिवली। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, न्यूक्लियर मास आसान पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियर मास में सीधा आप लगाते हो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें कंडीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एटॉमिक मास में देखोगे तो कंडीशन देखनी पड़ेगी, यहाँ पे पहले दो रिएक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई है, थर्ड रिएक्शन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर अगर आप एटॉमिक मास करोगे तो उसमें फिर एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हां सर, न्यूक्लियर वाला ज्यादा सिंपल है। हां सर, तो न्यूक्लियर वाला ज्यादा सिंपल है, उल्टा बोल दिया तो लेकिन हां बताओ। पर सर न्यूक्लियर मास में तो हम लोग एज ए प्रोटॉन नहीं ले सकते, उसको तो एज ए हाइड्रोजन लेना पड़ता है ना। न्यूक्लियर मास में आप प्रोटॉन लोगे। अच्छा हां, भाई प्रोटॉन ही तो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, तो न्यूक्लियर में आपने प्रोटॉन ले लिया, लेकिन अगर आपको H लिखना है तो थर्ड वाले में जो Q की वैल्यू है उसको फिर एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला यूज करो तो आंसर आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको थर्ड वाले में एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास आपका हो गया ये मास ऑफ H3 माइनस मास ऑफ He3 माइनस 2Me इनटू c²। अब आप मैनिपुलेट करके ये बना दो, इसकी वैल्यू निकालो, जैसे निकालो इसकी वैल्यू निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा एटॉमिक मास। उसके लिए H को H रखना, P नहीं रखना। ठीक है, फिर अब इसे ऐड करें। सर बीटा माइनस के लिए उधर 2Me होता है या बीटा प्लस के लिए होता है? बीटा सॉरी नहीं ये मैं गलत लिख दिया, बीटा प्लस के लिए होता है, ये यहाँ से माइनस 2Me हटाओ, ये आएगा, वो तो बीटा प्लस के लिए होता है, ये हो जाएगा इनटू c², ये आएगा, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। सर जनरली बुक में तो सभी न्यूक्लियर मास में ही है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बुक में आप बीटा डिग्री वाले चैप्टर में देखो न्यूक्लियर मास में हो सकता है, वो एटॉमिक मास में होगा। उधर तो पहले वो लोग न्यूक्लियर मास में किया, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके एटॉमिक मास में लेके आए। बीटा वाले चैप्टर में क्या होगा, बीटा वाले में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बाकियों में तो हो जाती है, उसमें तो चाहे न्यूक्लियर मास कर लो चाहे एटॉमिक मास। ये है थर्ड। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए।